Hello students, a very good morning to all of you. I hope you are fit and fine at your home and learning from there only. Student, today we are going to learn about the chapter from class 8th, chapter number 14, chemical effects and of electric current. ठीक है, वी हैव यूज मैनी डिवाइसेज, हम बहुत सारे डिवाइसेज हमारे डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे गीजर्स हुए, रेफ्रिजरेटर्स हुए, एयर कंडीशनर्स हुए, फैंस, इलेक्ट्रिक बल्ब्स, कंप्यूटर, टेलीविज़न. ठीक है, ये सब हम यूज़ करते हैं, बट हमें इन सब में एक कॉमन चीज़ है कि हमें इन्हें इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से यूज़ करते हैं. ठीक है, हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है जिसकी वजह से ये सारे डिवाइसेस जो होते हैं वो वर्क करते हैं. ठीक है, तो एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड अस अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. इलेक्ट्रिसिटी हमें एक फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करती है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी. राइट, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट, सबसे एफिशिएंट है, पॉल्यूशन फ्री है और यूजफुल है टू द वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. तो सबसे पहली चीज़ हम इसके बारे में पढ़ेंगे इज़ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. ठीक है, नाउ फर्स्ट थिंग, इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, इट फ्लोज व्हेन देयर इज़ अ सोर्स ऑफ करंट. इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा जब वहाँ पे करंट प्रोवाइड करने के लिए कुछ होगा, मतलब या तो बैटरी होगी या ड्राई सेल होगा. ठीक है, आपने देखा होगा आपके रिमोट्स जो होते हैं, टीवी के रिमोट्स जो होते हैं, विदाउट सेल चलते हैं क्या? नहीं चलते, बिकॉज सोर्स होना चाहिए जहाँ से करंट फ्लो होगा. ठीक है, नाउ एंड अ क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ ऑफ सर्किट. ठीक है, और सर्किट कैसा होना चाहिए? क्लोज्ड सर्किट होना चाहिए ताकि कंटिन्यूसली करंट फ्लो हो सके. अगर ओपन सर्किट होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा. तो मटीरियल्स दैट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम इज कॉल्ड कंडक्टर्स. ऐसे मटीरियल्स, ऐसे सब्सटेंसेस जो अपने खुद में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स. ठीक है, एग्जाम्पल है सिल्वर, गोल्ड, एसिडिक सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशंस. ठीक है, या जितने भी मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के. ठीक है, और ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का. अब हम बात करते हैं इंसुलेटर्स की. तो ऐसे मटेरियल्स यानी ऐसे सब्सटेंसेस जो अपने आप में से इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते, उनको हम बोलते हैं इंसुलेटर्स. जैसे एग्जांपल्स है प्लास्टिक, रबर. आपको हमेशा बोला जाता है कि अगर आप स्विच वगैरह को टच कर रहे हैं तो प्लास्टिक पे खड़े हो जाइए, वुड का यूज़ करिए उसको टच करने के लिए, या रबर की चप्पल, स्लीपर्स पहनिए, क्योंकि उससे क्या होता है, करंट फ्लो नहीं होता है. करंट फ्लो नहीं होता तो आपको शॉक भी नहीं लगता है. अब रबर, प्लास्टिक, वुड और ग्लास, ये सब क्या है? ये इंसुलेटर्स है. इंसुलेटर्स जो होते हैं ना, किस में यूज़ होते हैं? ताकि हम प्रोटेक्टेड रह सके फ्रॉम द डेंजरस इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हमें शॉक न लगे, इसके लिए इंसुलेटर्स का यूज़ किया जाता है. अब जैसे वायर्स होते हैं, तो आपने हमेशा देखा होगा वायर्स के ऊपर जो अंदर कॉपर वायर्स रहते हैं उसके ऊपर एक प्लास्टिक की कोटिंग होती है. ठीक है, जो कि एक इंसुलेटिंग मटेरियल से बने होते हैं ताकि डायरेक्ट शॉक ना लगे. अब आपने 7th क्लास में पढ़ा भी होगा कि वी मेड एन इलेक्ट्रिक टेस्टर. हमेशा आपने अपने घरों में भी देखा होगा कि इलेक्ट्रिक टेस्टर होता है. इलेक्ट्रिक टेस्टर क्या करता है? ये क्या करता है? ये पर्टिकुलर मटेरियल को टेस्ट करता है कि वो कंडक्टर है या इंसुलेटर है. राइट, अब इलेक्ट्रिक टेस्टर जो होता है उसमें क्या होता है? एक इलेक्ट्रिक सेल होता है, दिख रहा है यहाँ पे आपको, एक इलेक्ट्रिक सेल होता है, एक टॉर्च बल्ब होता है जो कि एक होल्डर में फिट किया जाता है. ठीक है, टू द सेम सम कनेक्टिंग कॉपर वायर, और कनेक्टिंग कॉपर वायर से कनेक्ट कर दिया जाता है. तो द मटीरियल्स टू बी टेस्टेड इज कनेक्टेड इन द गैप. ये जो छोटा सा गैप दिख रहा है आपको, यहाँ पर हम क्या करेंगे? हमारे सब्सटेंस को, मतलब हमारे मटेरियल को रख देंगे. फॉर एग्जांपल आयरन रख दिया हमने, आयरन का एक वायर लिया हमने, उसको मैंने इस टेस्टर के साथ जॉइन कर दिया. राइट, तो द मटेरियल टू बी टेस्टेड हमने उसको गैप में रख दिया एंड लेफ्ट बिटवीन द एंड ए एंड बी ऑफ द कनेक्टिंग वायर्स. अगर कनेक्ट करने से बल्ब जो होता है वो ब्लो होता है, मतलब इट इज़ अ कंडक्टर. अगर बल्ब ब्लो नहीं हुआ, मतलब जो मटेरियल है हमारा
वो इंसुलेटर है। अब मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ इंसुलेटर का। अगर मैं इस दो वायर्स के बीच में एक रबर का टुकड़ा जो होता है उसको रख देती हूँ और जॉइन कर देती हूँ, ठीक है, तो क्या बल्ब ग्लो करेगा? नहीं, इट विल नॉट ग्लो, बिकॉज रबर जो होता है वो इंसुलेटर होता है और वो अपने आप में से करंट को फ्लो नहीं होने देता। नाउ चेकिंग एन इलेक्ट्रिक टेस्टर, हम इलेक्ट्रिक टेस्टर को चेक कैसे करते हैं, ठीक है। यू नीड टू चेक द इलेक्ट्रिक टेस्टर बिफोर यू कंडक्ट एनी एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट। हमें सबसे पहले इलेक्ट्रिक टेस्टर को चेक करना होता है कि इलेक्ट्रिक टेस्टर ठीक काम कर रहा है या नहीं, अदरवाइज क्या होगा, आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो फेल हो जाएगा या फॉल्स रिजल्ट्स देगा। नाउ जॉइन द फ्री एंड्स ऑफ द टेस्टर टुगेदर फॉर अ मोमेंट। आपको क्या करना है, सबसे पहले एक टेस्टर सर्किट रखना है जैसे आपको दिख रहा है, और आपको क्या करना है, दोनों एंड को जहाँ पर गैप था उन दोनों एंड को ज्वाइन कर देना है, ठीक है। अगर आपने ज्वाइन किया और बल्ब ब्लो हुआ, ठीक है, हाउएवर इफ द बल्ब ब्लो हुआ मतलब आपका टेस्टर ठीक है। अगर बल्ब ब्लो नहीं हुआ मतलब आपका टेस्टर वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। इसके दो रीज़न हो सकते हैं कि आपका टेस्टर वर्क ना करे, ठीक है। कनेक्शंस लूज हो सकते हैं पहली बात, ठीक है, हमको देखना पड़ेगा कि कनेक्शन सारे टाइट है या नहीं है। दूसरी चीज़, बल्ब तो फ्यूज़ नहीं है, अगर बल्ब फ्यूज़ है तो हमें जो फ्यूज्ड बल्ब है उसको एक नए बल्ब के साथ सेपरेट मतलब रिप्लेस करना पड़ेगा, ओके। तीसरा रीज़न क्या हो सकता है, जो सेल आप यूज़ कर रहे हो सकता है उसकी बैटरी डेड हो गई हो, तो आपको उस सेल को, उस बैटरी को भी चेंज करना पड़ेगा, ओके। नाउ वाइल चेकिंग योर टेस्टर, हमेशा याद रखो कि आप अपना टेस्टर जब चेक करते हो तो आप दोनों एंड्स को ज्वाइन नहीं करोगे मोर देन फ्यू सेकेंड्स। फ्यू सेकेंड से ज़्यादा अगर आपने ज्वाइन कर दिया तो आपका जो बल्ब है वो फ्यूज़ हो जाएगा, टू प्रिवेंट द सेल और द बैटरी टू ड्रेन वेरी क्विकली। क्योंकि अगर आप जितना देर तक रखोगे उतनी जल्दी आपकी बैटरी और आपका सेल जो है वो ड्रेन हो जाएगा, ठीक है। नाउ क्या क्या मॉडिफिकेशंस हैं जो हमें एक टेस्टर में करने चाहिए। मॉडिफिकेशन इन इलेक्ट्रिक टेस्टर की अगर मैं बात करती हूँ तो बल्ब ग्लोज व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू एन इलेक्ट्रिक टेस्टर। बल्ब कब ग्लो करता है, जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है इलेक्ट्रिक टेस्टर में से ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब जब व्हेन करंट पासिस थ्रू द बल्ब ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जब भी आप देखना कि जब भी अगर आपका बल्ब ब्लो करता है तो बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होती है, ठीक है, वो हीट अप होती है, उस हीट की वजह से टेम्परेचर राइज होता है और जो करंट है वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। हाउएवर व्हेन करंट थ्रू द सर्किट इज़ टू वीक, अगर करंट जो है सर्किट में वो बहुत वीक है तो आपका फिलामेंट जो होता है ना वो वीक क्यों होगा, क्योंकि आपका फिलामेंट जो होता है ना वो हीट अप नहीं होता है प्रॉपरली, ठीक है, और बल्ब भी ज़्यादा देर ग्लो नहीं करेगा। आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है, लाइट्स चली जाती है और आती है लाइट्स तो बहुत डिम लाइट्स आती है। तो डिम लाइट्स क्यों आती है, क्योंकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो बहुत वीक होता है, जिसकी वजह से जो बल्ब होता है वो प्रॉपरली ग्लो नहीं करता। नाउ सो यू मे यूज़ अ मोर सेंसिटिव डिटेक्टर, तो इसके लिए हमें एक बहुत सेंसिटिव डिटेक्टर यूज़ करना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं LED और मैग्नेटिक कंपास, ठीक है, इन इलेक्ट्रिक बल्ब इन द टेस्टर। अब LED का मतलब क्या होता है, LED मतलब लाइट एमिटिंग डायोड। इट इज़ सिमिलर टू अ बल्ब। लाइट एमिटिंग डायोड भी क्या होता है, बल्ब जैसा ही होता है पर वो कम वोल्टेज पे काम करता है। तो LED जो होती है ना वो ग्लो कब करती है, जब इवन वीक इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा होता है, ठीक है। द कलर्ड लाइट्स दैट यू यूज इन रिटेल स्टोर्स, स्टेजेस, ब्रिजेस एंड इवन इन द कीपैड्स ऑफ मोबाइल फोन्स, ये सब किसकी बनी होती है, LED की बनी हुई होती हैं, ठीक है। अगर टू वायर्स, ठीक है, आर अटैच टू LED, अगर हम दो वायर को LED से अटैच कर देते हैं तो वन लीड इज स्लाइटली लॉन्गर देन दी अदर, while the connecting to a circuit the longer lead is always connected to the positive। जो ये लीड्स होती हैं, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ एग्जाम्पल से, इसमें वो टेस्टर नहीं दिया गया, आपकी बुक में वो डायग्राम है। तो जो लॉन्गर लीड होती है ना
उसको वो पॉजिटिव टर्मिनल कहलाती है, यानी पॉजिटिव टर्मिनल से हम उसको अटैच करते हैं बैटरी के, और जो शॉर्टर छोटी वाली लीड रहती है उसको हम नेगेटिव टर्मिनल से अटैच करते हैं बैटरी के। ठीक है। नाउ मैग्नेटिक कंपास की अगर मैं बात करती हूँ तो मैग्नेटिक कंपास एक ऐसा डिवाइस होता है दैट कैन इवन डिटेक्ट वेरी वीक करंट, जो बहुत कम करंट भी फ्लो हो रहा हो तो उसको भी डिटेक्ट कर लेता है इन अ वायर। इट इज़ बेस्ड ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। किस पे बेस्ड करता है ये? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे। व्हेन अ स्मॉल करंट इज फ्लोइंग थ्रू द वायर, अगर बहुत स्मॉल करंट भी अगर एक वायर में से फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक कंपास की निडल जो होती है ना वो डिफ्लेक्ट करने लग जाती है, जिसकी वजह से शो होता है दैट द करंट इज फ्लोइंग इन द वायर। गुड कंडक्टर्स और बैड कंडक्टर्स की मैं ऑलरेडी आपसे बात कर चुकी हूँ। गुड कंडक्टर्स जो अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं, मतलब कि कंडक्टर्स। ठीक है। और बैड कंडक्टर्स क्या होते हैं? सम सब्सटेंस अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास दैम बट वेरी लिटिल अमाउंट, बहुत कम करंट पास करने देते हैं, उनको हम बोलते हैं बैड कंडक्टर्स। ठीक है। पर वो इंसुलेटर्स नहीं होते, क्योंकि इंसुलेटर्स तो बिल्कुल ही करंट फ्लो नहीं करने देंगे, और जो बैड कंडक्टर्स होते हैं वो बहुत लिटिल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होने देंगे। अगर मैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की आपसे बात करूं, यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। एग्जाम्पल से पहले मैं आपसे बात करूंगी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है? एक ऐसी एबिलिटी है सब्सटेंस की, ठीक है, जो कैरी करती है इलेक्ट्रिक करंट को। ठीक है। ऐसे सब्सटेंसेस दैट आर गुड कंडक्टर्स, ऐसे सब्सटेंसेस जो गुड कंडक्टर्स है उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई होती है, और ऐसे सब्सटेंसेस जो बैड कंडक्टर्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम होती है। बहुत सारे लिक्विड्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। लेट अस लर्न हाउ द लिक्विड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कैसे लिक्विड्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स कौन कौन से होते हैं। रबर है, वुड है, प्लास्टिक है, ये आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड्स एज गुड कंडक्टर्स एंड बैड कंडक्टर्स। ठीक है। वी हैव लर्नड अबाउट इलेक्ट्रिक टेस्टर के बारे में हमने पढ़ा। अब हम एक एक्टिविटी में आपको बताऊंगी जिसके थ्रू आपको पता चलेगा कि किसी भी सब्सटेंस की हम या लिक्विड की हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। नाउ हमें लिक्विड लेना है जिसमें सॉल्ट डिजॉल्व हो दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ लिक्विड कैन बी टेस्टेड बाय 2 इलेक्ट्रोड्स एंड अ बल्ब। अगर आपको पता करना है कि कोई पर्टिकुलर लिक्विड है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, तो आपको क्या लेना है? एक लिक्विड लेना है, ठीक है, जिसके अंदर सॉल्ट डिजॉल्व हो। देन यू हैव टू टेक 2 इलेक्ट्रोड्स, हमें 2 इलेक्ट्रोड्स लेने हैं और एक बल्ब लेना है। बाय द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द लिक्विड्स विच आर पुअर कंडक्टर्स कैन नॉट बी टेस्टेड। जो पुअर कंडक्टर्स होते हैं हम उनको टेस्ट नहीं कर सकते, बट कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू सच लिक्विड्स कैन बी टेस्टेड। बट हम क्या टेस्ट कर सकते हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है या नहीं। कैसे कर सकते हैं? बाय यूजिंग एलईडी और मैग्नेटिक कंपास निडल। ठीक है। कंपास निडल का मैंने आपको बता दिया, ये कंपास निडल है, यहाँ पे अगर थोड़ा भी करंट फ्लो हो रहा होगा तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन शो करेगा। ठीक है। नाउ टेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड्स। कैसे टेस्ट करेंगे? देखो, प्लेस द 2 एल्यूमिनियम प्लेट्स इनटू द लिक्विड। ठीक है। टेस्टेड, हमें क्या करना है? 2 एल्यूमिनियम प्लेट्स लेनी है और उसको हमें एक लिक्विड के अंदर डाल देना है। इफ द बल्ब लाइट्स अप अ क्लोज्ड सर्किट इज फॉर्म्ड। अगर बल्ब आपका जल जाता है, बल्ब आपका जल रहा है, मतलब क्लोज्ड सर्किट है और उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, द लिक्विड इज द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। मतलब अगर उस लिक्विड में हमने जो 2 एल्यूमिनियम प्लेट्स डाले हैं और एल्यूमिनियम प्लेट्स डालने के बाद भी अगर आपका जो बल्ब है वो फ्लो मतलब ग्लो कर रहा है, जल रहा है, दैट मीन्स इट इज कंडक्टिंग। सम लिक्विड्स जो गुड कंडक्टर्स है इलेक्ट्रिसिटी के, एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, टैप वाटर है, सॉल्ट सॉल्यूशन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है। सॉल्यूशंस ऑफ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
ऐसे लिक्विड्स जो पुअर कंडक्टर्स है इलेक्ट्रिसिटी के, जैसे है डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर में कोई भी मिनरल्स, कोई भी आयंस प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए वो पुअर कंडक्टर है। शुगर सॉल्यूशन हुआ, कैरोसिन और स्पिरिट हुआ, ये सब क्या है, पुअर कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज which we are going to discuss. Okay students, so now the terms which are related to describe the chemical effects of electric currents are, पहली चीज़ होती है आयंस। ठीक है, तो आयंस क्या है, when an atom loses or gains electron, जब कोई एटम या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, मतलब या तो अपना इलेक्ट्रॉन देता है या किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है, तो वो एक आयन फॉर्म कर लेता है। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम होते हैं या ग्रुप ऑफ एटम होते हैं, इनको हम बोलते हैं आयंस। टू टाइप्स के आयंस होते हैं स्टूडेंट्स, कैटायंस और एनायंस। कैटायंस क्या होते हैं, व्हेन एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जब कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है और पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं कैटायन। अब एनायन क्या होता है, जो किसी और से अपना इलेक्ट्रॉन लेता है और नेगेटिवली चार्ज हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिवली चार्ज आयन, एनायन। ठीक है, मतलब पॉजिटिवली चार्ज आयन कौन सा होता है, कैटायन, और नेगेटिवली चार्ज आयन जो होता है वो होता है एनायन। ठीक है, नाउ जो इलेक्ट्रोलाइट्स की हम बात करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होती हैं, केमिकल कंपाउंड्स हैं whose molecules ionize into positively and negatively charged ions in a solution is called electrolyte। मतलब कोई एक केमिकल कंपाउंड है, ठीक है, वो अपने मॉलिक्यूल्स को अगर मॉलिक्यूल्स को डिवाइड कर लेता है पॉजिटिव में और नेगेटिव चार्ज आयंस में, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है अभी। ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, इसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उस सॉल्यूशन के अंदर अगर सेपरेट हो जाएंगे, मतलब जो नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस हैं वो चले जाएंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे, और जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस हैं वो चले जाएंगे नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे। ओके स्टूडेंट्स, आप कंफ्यूज मत हो जाना एनोड और कैथोड, एनायन और कैटायन में। ठीक है, हमेशा आप आयंस याद करो। एनायन मतलब नेगेटिवली चार्ज, कैटायन मतलब पॉजिटिवली चार्ज, और उसका जस्ट अपोजिट होता है उनका इलेक्ट्रोड, मतलब एनोड पॉजिटिवली चार्ज एंड कैथोड नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, नाउ इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं ना, ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, व्हेन दे आर डिजॉल्व्ड इन वाटर। अब इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं आयंस। ठीक है, व्हेन इट डिजॉल्व्स इन वाटर, एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट। अगर आप नमक को पानी में मिलाओगे, डिजॉल्व करोगे, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, सोडियम आयंस प्रोड्यूस करेगा जिसको हम बोलेंगे कैटायंस, और क्लोराइड आयंस प्रोड्यूस करेगा जिसको हम बोलेंगे एनायंस। ठीक है, तो सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl, ठीक है, एक क्या फॉर्म करेगा, एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म करेगा कॉमन सॉल्ट का। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं बात करती हूँ आपसे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जैसे ग्लूकोज हुआ, एल्कोहल हुआ, जिनको हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं ना, तो वो अपने आयंस को सेपरेट नहीं करता है। ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स जो होती है ना, दैट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स आर केमिकल कंपाउंड्स दैट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। हम उसको पानी में डिजॉल्व करेंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, अब देखो अभी अब हमने क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसको हम पास करते हैं किसी भी एक्वस सॉल्यूशन से, जैसे कॉमन सॉल्ट हुआ तो वो केमिकल कंपाउंड में डिकम्पोज हो जाता है, मतलब NaCl सोडियम क्लोराइड जो होता है वो किस में डिवाइड हो जाएगा, सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस में। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, मतलब जब भी कोई कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड वाटर में डिजॉल्व होता है, अपना एक्वस सॉल्यूशन बनाता है, तो वो अपने आयंस को सेपरेट कर देता है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, एक बार मैं डेफिनेशन आपको बोल के बताती हूँ। द डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट
व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू इट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो कब डिकम्पोज होगा, जब इलेक्ट्रिक करंट उसमें से हम पास करेंगे। ठीक है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इलेक्ट्रोड्स की बात करती हूँ। दो तरह के इलेक्ट्रोड्स होते हैं बेटा। ठीक है, पहले मैं आपको बताती हूँ इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रोड्स एक मेटल रॉड्स है या मेटल प्लेट्स हैं जो कि क्या करता है, विच द करंट एंटर्स और लीव्स द इलेक्ट्रोलाइट, जिसके थ्रू या तो करंट अंदर आता है या तो बाहर जाता है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स। दो तरह के इलेक्ट्रोड होते हैं, कैथोड एंड एनोड। कैथोड जो होता है ना, कैथोड इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल बैटरी इज कॉल्ड कैथोड। तो कैथोड क्या है, कैथोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रोलाइसिस होता है ना, तो जितने भी पॉजिटिवली चार्ज कैटायंस होते हैं वो दैट आर प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोलाइट मूव टूवर्ड्स द कैथोड, वो कैथोड की तरफ मूव करने लगते हैं। ओके, नाउ एनोड की मैं बात करती हूँ। तो एनोड जो होता है ना, वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच होता है। अब जब इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो जितने भी वाटर के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर नेगेटिवली चार्ज आयंस है, मतलब एनायंस है, वो किसकी तरफ मूव होने लग जाएंगे, दे विल मूव टूवर्ड्स द एनोड। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज वोल्ट मीटर, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर अ ग्लास ऑफ प्लास्टिक कंटेनर कंटेनिंग टू इलेक्ट्रोड्स। अब जैसे ये है, ठीक है, ये कंटेनर है, प्लास्टिक के ग्लास का हो सकता है, इसके अंदर जब दोनों इलेक्ट्रोड्स प्रेजेंट होते हैं और उसी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट भी प्रेजेंट होती है, तो उसको हम बोलते हैं वोल्ट मीटर, वोल्टामीटर। ठीक है, तो वोल्ट मीटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। ठीक है, और वोल्ट मीटर, इन वोल्ट मीटर के अंदर ही हम इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस कैरिड आउट कर सकते हैं। ये स्ट्रक्चर आपको जो दिख रहा है ना, ये वोल्ट मीटर का स्ट्रक्चर है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग पर आने से पहले मैं आपको इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में थोड़ा और इंस्ट्रक्ट करूँगी, इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बताऊँगी। आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा भी होगा, 3 इफेक्ट्स होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के, हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट एंड केमिकल इफेक्ट। ठीक है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट, जब इलेक्ट्रिक करंट जो होता है किसी इलेक्ट्रोलाइट से पास होता है, तो वो केमिकल, उसमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसको हम बोलते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा कि केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है। ठीक है, नाउ वन मोर थिंग, नाउ व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द कंडक्टिंग सॉल्यूशन इट कॉजेज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होती है जिसकी वजह से केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आता है। अब केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट 3 मेन रीजन से हो सकता है। सबसे पहला, उसमें किसका फॉर्मेशन हो, गैस बबल्स का फॉर्मेशन हो एट द इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड के पास गैस के बबल्स हो, यहाँ आपको दिख भी रहा है गैस बबल्स आ रहे हैं। दूसरा, डिपोजिशन ऑफ मेटल ऑन द इलेक्ट्रोलाइट, जो मेटल है आपका वो उसका डिपोजिशन हो जाए इलेक्ट्रोड्स पे, मतलब वो आकर के वहाँ पे स्टिक हो जाए। थर्ड इज द चेंज इन कलर ऑफ द सॉल्यूशन, तीसरा क्या होगा, जो सॉल्यूशन है उसका कलर चेंज होना चाहिए। तो इन 3 चीज़ों की वजह से केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है। नाउ द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रोलाइसिस के यूजेस क्या है। सबसे पहला, हम इससे क्या कर सकते हैं, मेटल्स को उसकी ओर में से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस यूज होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स। एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, जब एक मोल्टन सोडियम क्लोराइड से पास करते हैं तो सोडियम जो होता है ना वो कैथोड पे डिपॉजिट हो जाता है और क्लोरीन गैस एनोड से इवॉल्व होने लगती है। ठीक है, एल्यूमिनियम और पोटेशियम जो होते हैं ना, उनको हम उनकी ओर से एक्सट्रैक्ट करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। सेकेंड इज मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल्स।
अगर हमें केमिकल्स बनाना है तो हम इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस की वजह से हम केमिकल्स फॉर्म कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, जो कि इंडस्ट्रीज़ में लार्ज क्वांटिटीज़ में यूज़ होते हैं। जैसे ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन, इनका जो मैन्युफैक्चरिंग होता है ये इलेक्ट्रोलाइसिस की हेल्प से होता है। थर्ड इज रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। रिफाइनिंग कर सकते हैं, मतलब रिफाइनिंग मतलब और प्योर कर सकते हैं हम मेटल्स को। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मतलब कि प्यूरिफिकेशन टेक्निक है इलेक्ट्रोलाइसिस की। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और वाइडली यूज होती है फॉर द रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। बहुत सारे मेटल्स हम रिफाइन कर सकते हैं, जैसे कॉपर, जिंक, टीन, सिल्वर, गोल्ड, निकल, ये सारे रिफाइंड होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। फोर्थ वन इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें क्या करते हैं हम, मेथड ऑफ कोटिंग, हम कोटिंग करते हैं, कोई भी मेटल सरफेस है उसको कोट करते हैं विद अ थिन लेयर ऑफ सुपीरियर मेटल, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग अभी मैंने आपको बता दी, द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब आप किसी भी मटेरियल के ऊपर किसी और की कोटिंग करते हो तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इसमें दे रखा है देखो, फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ कॉपर ऑन एन ऑब्जेक्ट, हम किसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हैं, कॉपर की। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट जो होता है ना उसको हमें डिप करना है एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट में। यहाँ पे सॉल्यूशन दे रखा है कॉपर सल्फेट का, इसमें हमें क्या करना है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हमको अपना ऑब्जेक्ट डिप करना है। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, मेटालिक स्पून, ठीक है। अब हमको क्या करना है, नाउ एंड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, हमारे मेटल को मतलब हमारे ऑब्जेक्ट को मतलब हमारे मेटालिक स्पून को हमें बैटरी के नेगेटिव एंड से कनेक्ट कर देना है। जैसे ही आप स्पून को बैटरी के नेगेटिव एंड से कनेक्ट करोगे तो कॉपर स्ट्रिप जो होती है ना उसको आपको डिप करना है सॉल्यूशन में, जो कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। नाउ व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास, जैसे ही आप इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे तो कॉपर जो होता है ना फ्रॉम द कॉपर स्ट्रिप इज डिपॉजिटेड ऑन द ऑब्जेक्ट, तो कॉपर स्ट्रिप में जो कॉपर लगा हुआ है वो वहाँ से निकल के किस पे डिपॉजिट होने लग जाएगा, आपकी मेटालिक स्पून पर आकर के डिपॉजिट होने लग जाएगा। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के यूजेस क्या है, ठीक है। वन मोर थिंग, इसमें आपकी बुक में एक और एग्जाम्पल दे रखा है, व्हेन कॉपर सल्फेट इज डिजोल्व्ड इन वाटर इट फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज कॉपर आयंस एंड नेगेटिवली चार्ज सल्फेट आयंस। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू, कॉपर आयंस जो होता है वो कैथोड की तरफ मूव होने लगेंगे और एनायंस जो होता है वो एनोड की तरफ मूव होने लगे। ये सब तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। नाउ यूजेस क्या है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के, देखो सबसे पहले इलेक्ट्रोप्लेटिंग डेकोरेशंस में यूज़ होता है। मेटल्स यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी, ऐसे मेटल्स जो ज्वेलरी में यूज़ होते हैं जैसे गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो जो आर्टिफिशियल ज्वेलरीज होती हैं जो कि कम एक्सपेंसिव होते हैं उस पर क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है एक्सपेंसिव मेटल्स की। जैसे गोल्ड बोलते हैं ना, गोल्ड का पानी चढ़ा गया है, सिल्वर का पानी चढ़ा दिया है, तो वो क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग है वो, कि नॉर्मल किसी भी मेटल के ऊपर हमने गोल्ड की एक कोट चढ़ा दी है, सिल्वर की कोई कोट चढ़ा दी है, जो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती। दूसरी चीज़ होती है प्रोटेक्शन, जो आयरन ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं विथ क्रोमियम, निकल, जिंक, ताकि उन पे रस्टिंग ना हो सके, जंग ना लग सके, क्योंकि क्रोमियम, निकल और जिंक जो होते हैं ना वो कोरोजन, उनमें कोरोजन नहीं होता, मीन्स दे डू नॉट गेट कोरोडेड। क्रोमियम प्लेटिंग इज डन इन मैनी ऑब्जेक्ट, जैसे कार पार्ट्स होते हैं, वाटर टैप्स होते हैं, किचन यूटेंसिल्स होते हैं, गैस बर्नर्स, बाइसिकल हैंडल बार्स एंड व्हील रिम्स, इन सब पे क्रोमियम की प्लेटिंग होती है। टिन कैंस होते हैं जो कि फूड स्टोर करने में हेल्प करते हैं, वो प्लेटेड होते हैं, ठीक है, टिन इनटू आयरन। दिस इज बिकॉज टिन जो होता है ना वो लेस रिएक्टिव होता है देन iron, hence food does not come in contact with iron and is protected from getting spoiled, ठीक है। टिन जो होता है ना वो फूड के साथ रिएक्ट नहीं करता, लेस रिएक्टिव होता है, इसलिए फूड टिन के, अगर फूड आयरन के साथ, फूड डज नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विथ
आयरन, आयरन के साथ कांटेक्ट में नहीं आता, जिसकी वजह से आपका फूड जो होता है वो स्पॉइल नहीं होता है। सो स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप यू आर वेल अंडरस्टूड बाय दिस वीडियो। इफ एनी डाउट इज देयर, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन. Keep learning, keep growing. Thank you so much for watching.